इसलिए दवाई गोलियों का प्रयोग करें, लेकिन सचेत होकर करें। कौन सी दवाई कब खानी है, उसका क्या उपाय है, उसका क्या लाभ है, क्या हानि है, ये सारी बातें अच्छे से समझ लें, परिवार के लोग भी समझ लें और जो नशा पीड़ित व्यक्ति है वो भी उसको समझ लें। तो मैं समझता हूँ कि दवाइयों का प्रयोग आपके लिए लाभदायक होगा। अब अक्सर ये मेरा अनुभव है कि नशा पीड़ित व्यक्ति और उसके परिवार के लोग भी नशा मुक्ति केंद्र को दोबारा भेंट देना नहीं चाहते। ये जो स्टिग्मा है, ये जो धब्बा लगा हुआ है, इससे हमको दूर होना है। हम खुले मन से स्वीकार करें कि हाँ, मैं एक नशा पीड़ित हूँ, और परिवार के लोग भी स्वीकार करें कि हाँ, हमारा बेटा, हमारा भाई या हमारा पति जो है, मेरा जो पति है वो नशा पीड़ित है। क्योंकि नशा करना ना तो कोई अपराध है, ना तो कोई पाप है, तो फिर हम उसको छुपाने की कोशिश क्यों करें? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए नियमित रूप से आप नशा मुक्ति केंद्र में जाएं, वहाँ के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें सहभागी बने, अपनी समस्याएं उनको बताएं, अपना मेडिकल चेकअप वहाँ पर कराते रहें, वहाँ जो परामर्श मिलता है मुफ्त में उसका आप लाभ लें। तो नशा मुक्ति केंद्र के साथ अगर आप संपर्क बनाए रखते हैं तो निश्चित रूप से जो है व्यसन मुक्त जीने में आपको फ़ायदा मिल सकता है। और जो लोग नशा मुक्ति केंद्र से कट जाते हैं, अपने आप को दूर रखते हैं, ना तो वहाँ पर वो अपना चेकअप कराने के लिए जाते हैं, ना दवाई लेने जाते हैं, ना कोई परामर्श लेने जाते हैं, और ऐसा मान लेते हैं कि हमारा नशा छूट गया, तो वो एक बहुत बड़ा भ्रम है। मैं एक वाक्य हमेशा कहता हूँ कि नशा छूटता नहीं है, नशा छोड़ना पड़ता है। इसलिए नशा पीड़ित व्यक्ति को या उसके परिवारजनों को कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मेरा नशा छूट गया या हमारे बेटे का नशा छूट गया, बल्कि ये कहें कि हमारा बेटा नशा मुक्त जीवन जी रहा है या मैं नशा मुक्त जीवन जी रहा हूँ। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि व्यसन मुक्त जीवन का आरंभ जरूर होता है, लेकिन उसका अंत कभी नहीं होता। लेकिन जो लोग इस तरह की बातें करते हैं या मान लेते हैं कि साहब हमारा नशा छूट गया है, वो लोग अपने जीवन में सावधानी नहीं बरतते, सतर्कता नहीं बरतते, और वो मनमानी जीवन की तरफ चले जाते हैं और दुस्साहसी बन जाते हैं, और इसके कारण ये जो नशे की बीमारी है वो उन्हें फिर से दोबारा पकड़ लेती है। अब अगर मान लिया ऐसा होता भी है कि नशा पीड़ित व्यक्ति जो है गलती से एक आध बार नशा कर लेता है, तो आप हताश मत हो जाइए, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि नशा पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार के लोग जो हैं एक बहुत ही एक्सट्रीम भूमिका ले लेते हैं। वैसा ना करें, बल्कि सलाह ले, परामर्श ले कि ऐसी घटना घटी है तो उससे बाहर कैसे आ सकते हैं। इसको छुपाने का प्रयास ना करें। अक्सर ये होता है कि परिवार के लोग जो है छुपाने की कोशिश करते हैं, और इसका बहुत बुरा असर नशा पीड़ित व्यक्ति के ऊपर होता है। नशा पीड़ित व्यक्ति जो है अस्वीकृति की भावना में चला जाता है, उसके दिमाग में डिनायल या अस्वीकृति की भावना जन्म लेती है, और फिर जो है वो नशे को छुपाने में लग जाता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम पहले से अपनी मानसिक तैयारी करके रखें कि संभावना है कि नशा पीड़ित व्यक्ति जो है एक बार, दो बार, तीन बार जो है फिर से नशा लेने का प्रयास कर सकता है, और उसके लिए हमको किस तरह की तैयारी में रहना है ये हम ध्यान में रखें। अब जैसे कि मैंने कहा कि नशा पीड़ित व्यक्ति के साथ जो है रिलैप्स होने की या दोबारा नशे की तरफ जाने की संभावना है, उससे हम हताश ना होते हुए अपनी मानसिक तैयारी रखकर हम जो है प्रयास करते हैं, तो उसको फिर से हम नशे से बाहर ला सकते हैं। और अगर हमने ये मान लिया कि हमारा सब कुछ लूट गया, हमें कोई लाभ नहीं हुआ, तो फिर जो है आपको कोई बाहर नहीं ला सकता। इसलिए आप नशा मुक्ति को जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया मानकर चले, और बीच में अगर कोई दुर्घटना घटती है तो उसका इलाज करने के लिए, उससे बचने के जो उपाय है उसके बारे में जो भी है आप सचेत रहें। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने दोबारा नशा कर लिया, तो हम जो है नशा मुक्ति केंद्र से तुरंत संपर्क करें कि ऐसे हाल में क्या हो सकता है। जैसे शराब के बारे में होता है कि अगर वो व्यक्ति ने शराब पी ली तो उससे रिएक्शन आ सकती है, और ये इस रिएक्शन में अगर बहुत ज़्यादा तगड़े रिएक्शन है तो आपको अस्पताल में उसको ले जाना चाहिए या नशा मुक्ति केंद्र में ले जाना चाहिए। लेकिन दया और सहानुभूति का प्रयोग आप बिल्कुल ना करें।
आप नशा पीड़ित व्यक्ति से ये अपेक्षा करें कि वो अनुशासन का पालन करे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो नशा पीड़ित व्यक्ति को अपने आप ये संदेश चला जाता है कि साहब मेरे परिवार के लोग मेरा साथ तो देना चाहते हैं लेकिन वो नशे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस तरह से रिलैप्स हो जाने में आपको बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो रिलैप्स है या दोबारा नशे की तरफ जाने की जो प्रक्रिया है उसके पहले के कुछ लक्षण मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर नशा पीड़ित व्यक्ति जो है अपने दैनंदिन जीवन में पूरी तरह से व्यस्त है, वो अपना व्यायाम ठीक से करता है, भोजन समय पर करता है, अपने काम धाम समय पर करता है, लोगों से, परिवार के लोगों से उसके जो है रिश्ते अच्छे हैं, तो समझ लीजिए कि वो जो है व्यसन मुक्त जीवन अच्छी तरह से जी रहा है। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ गड़बड़ होने को शुरुआत होती है, यानी पहले तो वो देर से उठना प्रारंभ करता है, उसके लिए बहानेबाजी करता है, फिर वो धीरे धीरे जो है योगा, पीटी, व्यायाम इत्यादि सारी बातें बंद कर देगा, समय पर भोजन नहीं करेगा, उसको कुछ कहने पर वो चिड़चिड़ा होने लगेगा, गुस्सा करने लगेगा, लोगों के साथ उसके संबंध खराब होने लगेंगे, दूसरों को वो दोष देने लगेगा। अगर इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आप समझ लीजिए यह व्यक्ति फिर से दोबारा नशे की तरफ कभी भी जा सकता है। लेकिन परिवार के लोग जो है एक दूसरे पर जो है एक दूसरे से इतने दूर कटे होते हैं कि वो इन लक्षणों को नज़रअंदाज करते हैं, और जब नशा पीड़ित व्यक्ति जो है 2-4 बार नशा कर लेता है, हंगामा खड़ा करता है, तब जाकर जो है वो नशा मुक्ति केंद्र की सहायता लेते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि परिवार के लोग जो है सतर्क रहें, और अगर नशा पीड़ित व्यक्ति के साथ ये सारे लक्षण जैसे कि मैंने आपको पहले बताया वो लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप निश्चित रूप से जो है नशा मुक्ति केंद्र से संपर्क करें, उनसे परामर्श लें, सलाह लें। तो ये जो रिलैप्स जो है ये रिलैप्स को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। इसको कहते हैं रिलैप्स प्रिवेंशन, यानी दोबारा नशे की तरफ जाने की जो प्रवृत्ति है उसकी रोकथाम करना है। यूँ समझ लीजिए कि नशा मुक्ति जो प्रक्रिया है वो एक जॉइंट वेंचर है, उसमें 3 लोगों का आपसी तालमेल होना जरूरी है। एक है नशा मुक्ति केंद्र, दूसरा नशा पीड़ित व्यक्ति, और तीसरा नशा पीड़ित व्यक्ति का परिवार। अगर ये तीनों लोग आपस में तालमेल बना के रखते हैं, आपस में सहयोग रखते हैं, आपस में गहरा संपर्क रखते हैं, तो हम नशा मुक्ति में निश्चित रूप से सफल होते हैं। और याद रखिएगा कि एक नशा पीड़ित व्यक्ति अगर व्यसन मुक्त जीवन जीता है तो वो कम से कम 100 लोगों को ये संदेश देता है कि हाँ नशा मुक्ति संभव है, और उससे प्रेरणा लेकर कई लोग नशा मुक्ति की राह पर चलने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जब एक नशा पीड़ित व्यक्ति दोबारा नशे की तरफ जाता है तो समाज में हताशा फैलने की संभावना होती है। फिर समाज में ये संदेश जाता है कि साहब नशा मुक्ति संभव नहीं है, एक व्यक्ति जिसने नशे का प्रारंभ किया अब वो नशे में ही मर जाएगा। इस तरह की निराशा, इस तरह की हताशा समाज में फैल सकती है और वो हम सब के लिए घातक है। नमस्कार। जब व्यक्ति मानसिक या आत्मिक रूप से कमजोर हो जाता है और किसी ना किसी कारण से नशे की गिरफ्त में आ जाता है तो उनके परिवारजन निश्चित तौर पर काफी उलझन की स्थिति में आ जाते हैं, और वो ये नहीं समझ पाते कि अपने बच्चे के अंधकार में जीवन को कैसे वो इस उलझन की स्थिति से निकाल सकते हैं, कैसे उनके इस कष्टमय जीवन से उन्हें मुक्ति दिला सकते हैं। आखिर ऐसा वो क्या करें कि उनको एक नमस्कार। जब व्यक्ति मानसिक या आत्मिक रूप से कमजोर हो जाता है और किसी ना किसी कारण से वो नशे की गिरफ्त में आ जाता है तो निश्चित तौर से परिवारजन ये नहीं समझ पाते कि आखिर कैसे वो अपने बच्चे के इस अंधकार में जीवन से उन्हें मुक्ति दिला सकते हैं। आखिर वो ऐसा क्या करें जिनसे उनके इस अंधकार में भविष्य से नमस्कार। जब व्यक्ति मानसिक या शारीरिक कहाँ है आत्मिक नमस्कार। जब व्यक्ति शारीरिक या आत्मिक रूप से कमजोर हो जाता है और किसी ना किसी कारण से वो क्या हो रहा है यार नमस्कार। जब व्यक्ति मानसिक या आत्मिक रूप से कमजोर हो जाता है और किसी ना किसी वजह से वो नशे की गिरफ्त में आ जाता है
तो निश्चित तौर पर परिवारजन ये नहीं समझ पाते कि आखिर कैसे वो अपने बच्चे के इस अंधकारमय जीवन से उसे मुक्ति दिला सकते हैं। आखिर वो ऐसा क्या करें जिनसे उनका भविष्य इस अंधकार से बाहर निकले। आखिर वो ऐसा क्या करें जिनसे उन्हें आशा की एक किरण नजर आए। हमारा ये कार्यक्रम उनके मन मस्तिष्क में चल रहे ऐसे हजारों सवालों के जवाब देने के लिए एक छोटी सी पहल है, जिसके माध्यम से हम आपको ऐसे कई सवालों के जवाब देंगे जिनसे आपके बच्चे के अंधकार में जीवन को हम मुक्ति दिला सकते हैं। और ऐसे ही सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है सद्भाव नशा मुक्ति केंद्र के डॉक्टर AK शुक्ला जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। यहाँ से कट लगाएंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जैसे कि हमने बताया कि हमारी जो ये पहल है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को नशे से दूर करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आखिर एक परिवार को ऐसा क्या करना चाहिए जिनसे उनके बच्चे नशे से दूर रह सके। ये तो बहुत ही बुनियादी है और अच्छा है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और जैसे कि हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है कि हम कैसे लोगों को नशे से मुक्ति दिला सकते हैं, तो मैं आपसे अभी क्या अच्छा यही बोलना है, ये इतना तिरछा देख के। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और जैसा कि हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है कि कैसे हम परिवार के लोगों को नशे से मुक्ति दिला सकते हैं, तो मेरा ये सवाल है आपसे कि आप हमें ये बताइए कि कैसे एक परिवार के लोगों को, उनके बच्चों को नशे से मुक्ति दूर। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और जैसे कि हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है कि हम कैसे लोगों को नशे से दूर रख सकते हैं, तो मेरा सवाल भी आपसे यही है कि आखिर एक परिवार के लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनके बच्चे नशे से दूर रह सके। अगर बच्चा नशा करता है तो परिवार को क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि आखिर कैसे बच्चे को नशे से दूर रखा जा सकता है। लेकिन अगर किसी भी कारण से बच्चा नशा करता है तो परिवार के लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए ताकि वो उससे दूर रह सके। जी डॉक्टर साहब, और मेरे पास एक और सवाल है कि यदि लोगों को समझाया बुझाया जाता है तो भी वो नशा करना क्यों नहीं छोड़ते। डॉक्टर साहब, यदि जो व्यक्ति है जो नशा कर रहा है बहुत आक्रामक हो जाए और परिवारजन उसे किसी भी कारण से नशा मुक्ति केंद्र लाने में असफल रहे, तो आखिर वो कैसे उसे यहाँ तक ला सकते हैं। डॉक्टर साहब, यदि जो पीड़ित है वो नशा मुक्ति केंद्र में आने से मना करे और वो आक्रामक व्यक्ति है, तो उसे नशा मुक्ति केंद्र तक कैसे लाया जाए। डॉक्टर साहब, नशा पीड़ित व्यक्ति को नशा मुक्ति केंद्र में रखने पर उनके साथ क्या क्या सामग्री लानी चाहिए और क्या किसी व्यक्ति को भी उसके साथ रहने की आवश्यकता होती है। डॉक्टर साहब, नशा मुक्ति केंद्र में कितने समय तक व्यक्ति को रखना पड़ता है और उसके लिए खर्चा क्या क्या आता है। डॉक्टर साहब, जैसे हम लेकर आए हैं किसी नशा पीड़ित व्यक्ति को, तो उसे यहाँ पर कैसे रखा जाता है और क्या क्या विशेषताएं हैं इस नशा मुक्ति केंद्र की। एक भ्रांति फैली हुई है समाज में कि नशा मुक्ति केंद्र में जब लोगों को लाया जाता है तो उनके साथ मारपीट की जाती है, कुछ ऐसे व्यवहार किए जाते हैं जिनसे उनके माता पिता और परिजन उन्हें लाने में डरते हैं। तो आपसे एक सवाल है कि क्या उनके साथ मारपीट की जाती है यहाँ पर। जी, साथ में ये भी जानना चाहती हूँ मैं आपसे कि उन्हें ऐसी क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं दी जाती हैं जिनसे उनको यहाँ पर परिवारजन जो है वो आसानी से छोड़ सके।